बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी हैव लेक्चर नंबर 9। लास्ट लेक्चर में हमने डिजिटल ट्रांसमिशन को डिस्कस किया था कि डिजिटल ट्रांसमिशन क्या होती है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, उसकी कोडिंग टेक्निक्स को देखा था। कोडिंग टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, लाइन कोडिंग क्या थी, ठीक है, पल्स कोडिंग क्या है, उन तमाम को देखा। और हमने उस चैप्टर के ऊपर तकरीबन अपने 2 लेक्चर्स हमने उस चैप्टर के ऊपर किए थे और उसकी जितनी भी एग्जांपल्स थी वो भी की थी। डिजिटल ट्रांसमिशन इट्स नॉट अ इजी चैप्टर, वो एक डिफ़िकल्ट चैप्टर है और आपको तब ही समझ आएगा कि जब तक आप उस चैप्टर की बुक रीडिंग करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हमने इस फर्स्ट चैप्टर किया था अपना, सबसे फर्स्ट जो किया था कि कम्युनिकेशन नेटवर्क्स क्या है। फिर सेकंड में हमने लेयर्स देखी। फिर थर्ड में हमने जो डिवाइसेस लेयर के साथ लिंक थी फिर उनको देखा। फिर हमने अपने 2-3 चैप्टर्स डिस्कस 2-3 लेक्चर्स जो हैं वो डिस्कस किए थे डाटा एंड सिग्नल्स के चैप्टर्स के ऊपर। फिर हमने सिग्नल्स एंड जो है डाटा एंड सिग्नल्स चैप्टर्स के बाद हम चले गए डिजिटल ट्रांसमिशन के ऊपर, उसको कंप्लीट किया। नाउ वी हैव 9th लेक्चर। तो इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 5 है आपकी डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, बेरोज फेरोजन की जो आपकी बुक है, ठीक है, ये उसका चैप्टर नंबर 9 है। ये चैप्टर आपका एनालॉग ट्रांसमिशन का है कि एनालॉग ट्रांसमिशन जिस तरह हमने डिजिटल ट्रांसमिशन देखी थी, ठीक है, उसकी डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स देखी, उसके थ्योरम देखे, उसमें निक्विस्ट थ्योरम क्या करता है, शैनन थ्योरम क्या करता है, सिग्नल नॉइज रेशो क्या काम करती है, उनकी वर्किंग किस तरीके से हो रही है, उनके अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, बिट रेट कैसे फाइंड करना है, पीसीएम क्या होता है, मॉड्यूलेटर क्या होता है, डेल्टा मॉड्यूलेटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर 4 में देखी थी। तो आज इंशाल्लाह ताला हम अपना चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करेंगे एनालॉग ट्रांसमिशन का। कि अब यहाँ देखेंगे कि डिफरेंस क्या है। इस चैप्टर के बाद आपको पता चलेगा कि डिजिटल ट्रांसमिशन की कहाँ कहाँ जरूरत पेश आती है, एनालॉग ट्रांसमिशन की कहाँ कहाँ जरूरत पेश आती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एनालॉग ट्रांसमिशन को। तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, इससे पहले हम बात कर रहे थे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन भी होती है, वो भी देखेंगे। तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एनालॉग सिग्नल बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन डिजिटल डाटा। मैं फिर रिपीट करता हूं कि ये वो प्रोसेस है, कन्वर्जन इज द प्रोसेस of changing one of the characteristics of an analog signal based on the information in digital data। वो प्रोसेस है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एनालॉग सिग्नल बेस्ड की जो इंफॉर्मेशन होती है डिजिटल डाटे में, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके एस्पेक्ट्स क्या है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन के। हम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन क्यों करते हैं, व्हाई वी नीड, ड्रॉबैक्स भी होंगे उसके एडवांटेजेस भी होंगे। देखिए ट्रेड ऑफ मैंने आपको पहले दिन से बता रहा हूं कि कम्युनिकेशन नेटवर्क का जो कोर्स है, जब आप नेटवर्क की बात करते हैं, जब आप राउटिंग की बात करते हैं, स्विचिंग की बात करते हैं, आप कहते हैं मैंने नेटवर्क में राउटिंग प्रोटोकॉल IGRP यूज करना है, मैंने RIP यूज करना है, मैंने OSPF यूज करना है, तो ट्रेड ऑफ है आपका, ठीक है। आप लैपटॉप भी लेने जाते हैं तो ट्रेड ऑफ करते हैं, आप मोबाइल फोन भी लेने जाते हैं तो ट्रेड ऑफ करते हैं। तो ये जो ट्रेड ऑफ है वो बाज़ दफ़ा बैंडविड्थ के ऊपर होता है, बाज़ दफ़ा डिले के ऊपर होता है, बाज़ दफ़ा लोड के ऊपर होता है, बाज़ दफ़ा रिलायबिलिटी की। तो ये आपने देखना है कि आपके पास कौन सा पैरामीटर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप किसके साथ ट्रेड ऑफ करना चाहते हैं, किस पैरामीटर के साथ आप ट्रेड ऑफ नहीं करना चाहते। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि वो एस्पेक्ट्स जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन में यूज होते हैं। एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग क्या होती है, आपकी फ्रिक्वेंसी शिफ्ट कीइंग क्या होती है। 3 तरह की शिफ्टिंग है, एक एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग होती है, एक आपकी फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग होती है और एक आपकी फेज शिफ्टिंग होती है। तो ये आपकी 3 तरह की शिफ्टिंग होती है, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, ठीक है, आपकी जो फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग और आपकी फेज शिफ्टिंग। तो इन ये जो आपकी 3 शिफ्टिंग है ये क्यों की जाती हैं, इनके अंदर ड्रॉबैक्स क्या हैं, कौन सी बेस्ट है, ये भी हम सारा इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
और आपके लास्ट में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी हम देखेंगे। तो ये टॉपिक्स अभी हम इस सेक्शन में 1 बाय 1 जो है डिस्कस करते हैं। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, हमने यहाँ डेफिनेशन देखी है कि इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एनालॉग सिग्नल बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन डिजिटल डाटा। ये अभी हमने यहाँ पे देखी है। तो अब यहाँ पे हम ये देखें कि ये आपके पास, अगर आप देखें तो ये आपके पास सेंडर है। अब ये जो सेंडर है ये आपका यहाँ पे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, नाउ वी आर कन्वर्टिंग डिजिटल डाटा इनटू एनालॉग डाटा, एनालॉग सिग्नल सॉरी। तो वो जो आपके पास एनालॉग है, अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे हम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं, किस यानी कन्वर्जन के अंदर क्या क्या स्टेप्स आपके इन्वॉल्व हैं, क्यों जरूरत होती है कन्वर्जन की, हम डायरेक्ट क्यों नहीं भेजते, ऐसे कौन से केसेस हैं, वो केसेस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है कि आप ये देखें कि ये आपके पास डिजिटल डाटा था, ये आपके पास एक सेंडर है और ये जो सेंडर है इसके साथ ये आपका मॉड्यूलेटर लगा हुआ है और ये वो लिंक है, वो चैनल है जहां पे आपका डाटा ट्रांसमिट होगा। और आप ये देख रहे हैं ये आपका एनालॉग सिग्नल है जो आप सेंड कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका एनालॉग बन रहा है, सिग्नल बन रहा है और दूसरे एंड के ऊपर क्या हो रहा है, डिजिटल डाटा। अब आप देखें हमने क्या कहा था, अगर आप मैं फिर आप कहेंगे कि बार बार हमें चैप्टर 1 पे ले जाते हैं, क्योंकि उसके बाद मैंने आपको शुरू में बताया था कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर आपकी लेयर्स हैं, वैसे ही लेयर्स, अगर आपको लेयर्स याद नहीं होंगी, आप कहीं भी जॉब के लिए चले जाएं, कहीं टेस्ट देने चले जाएं, इंटरव्यू देने चले जाएं, तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं कम्युनिकेशन के जिन लोगों ने नेटवर्किंग की फील्ड ऑप्ट करनी है कि नहीं करनी, लेकिन इन चीज़ों के साथ उनका वास्ता हमेशा पड़ेगा। लेयर्स का आपको, ठीक है, आपकी आईपी एड्रेसिंग के हवाले से ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके हमेशा यूज होते हैं, चाहे आप वो चाहे वो आप याद रखें ना रखें, लेकिन आपका वास्ता उन चैप्टर से हमेशा पड़ता है। अब लेयर्स में हमने क्या कहा था कि देखें जो यूजर है वो जब एक एप्लीकेशन के ऊपर बैठा हुआ काम कर रहा है, वो यूजर की इंफॉर्मेशन जो है वो डाटे में कन्वर्ट होती है। देखें मैं चैटिंग कर रहा हूँ या मैं www.yahoo.com लिखता हूँ या मैं हेलो का मैसेज सेंड करता हूँ, तो वो मैसेज दूसरे एंड पे मेरा पहुंच जाता है। अब दूसरे एंड तक वो जो मैसेज पहुंच रहा है उसके बैकएंड के ऊपर डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व है ना। ये तो नहीं है आप मेल टाइप करते हैं टक टक करके और बटन प्रेस कर दिया, मैसेज मिला, योर मेल हैज बीन सेंट। हाउ, बैकएंड के ऊपर क्या हो रहा है, कैसे मेल सेंड हो रही है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, क्या मैकेनिज्म है उसका। ये तो नहीं है ना कि आपने, इट्स नॉट मैजिक कि आपने बटन प्रेस किया, आपको मैजिक लगता है सेंड किया पहुंच जाएगी, लेकिन उसके पीछे एक पूरे का पूरा वर्ल्ड है, वो किस तरीके से उस मेल को वहां तक पहुंचा रहा है, सेंडिंग कैसे हो रही है, रिसीविंग कैसे हो रही है। ठीक है, तो अब बात यह है कि जो हम बात कर रहे थे कि इंफॉर्मेशन डाटे में कन्वर्ट हो जाती है। अब जो आपके पास डाटा है वो आपका सेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो आपके सेगमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो आपके जो है पैकेट्स में कन्वर्ट होते हैं। पैकेट्स जो है वो फ्रेम में। अब हर लेयर अपना टास्क परफॉर्म कर रही है, यानी यूजर की इंफॉर्मेशन जो है डाटा में कन्वर्ट हुई, एप्लीकेशन लेयर ने काम परफॉर्म कर दिया। ठीक है, डाटा सेगमेंट्स में कन्वर्ट हुआ, ट्रांसपोर्ट लेयर एक्टिव हुई, उसने उसके सेगमेंट्स बना दिए। ठीक है, अब सेगमेंट से जब पैकेट्स बने तो नेटवर्क लेयर वहां पे इन्वॉल्व हुई, उसने उन सेगमेंट से क्या किया, पैकेट्स बना दी। पैकेट से बने फ्रेम्स तो डाटा लिंक लेयर वहां पे इन्वॉल्व हो गई, और फ्रेम से जब बिट्स बनी तो 1010 फिजिकल लेयर इन्वॉल्व है, 101 से डिजिटल सिग्नल बना, अगेन फिजिकल लेयर इन्वॉल्व है, और डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल बना। ये जो एनालॉग सिग्नल आप देख रहे हैं ये 1010 से ये जो आपका एनालॉग सिग्नल बना, फिर आपकी फिजिकल लेयर इन्वॉल्व है, और वो जो ये आपका जो लिंक है, ये जो आपकी केबल, डेफिनेटली ये कोई केबल है, कोएक्सियल केबल है, ट्विस्टेड केबल है, यूटीपी है, एसटीपी है, सो ऑन, जो भी केबल है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका डाटा जा रहा है वो बेसिकली सिग्नल है। सिग्नल क्या चीज है, वो प्लस या माइनस वोल्टेज है ना, और वोल्टेज क्या है, वो करंट है। कभी आप अगर केबल को कट लगा के देखेंगे डाटा किधर है, तो उसमें डाटा तो आपको नजर नहीं आएगा, उसमें करंट मूव हो रहा है, और करंट किस चीज को शो कर रहा है, आपकी वोल्टेज को शो कर रहा है। और वोल्टेज क्या है, एक लो वोल्टेज है और एक आपकी हाई वोल्टेज है। ठीक है, हम एक को 0 कहते हैं, एक को 1 कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बेटा प्रोसेस है, ठीक है, आप
ये सारे का सारा, इस सारे को हमने कहा था कि ये डाटा एनकैप्सुलेशन है। आप देखें कि यूजर ने टाइप किया और वो सिग्नल तक पहुंच आया, जिस तरह ये वन, ये अभी हम ये जो सेंटर है, ये हमने सारी लेयर को छोड़ दिया, एप्लीकेशन को भी हमने यहाँ से जहन से निकाल दिया, क्योंकि हम अभी फिजिकल लेयर के ऊपर बैठे काम कर रहे हैं। हमने यहाँ पे प्रेजेंटेशन को भी निकाल दिया, हमने सेशन को भी निकाल दिया, हमने ट्रांसपोर्ट को भी यहाँ पे निकाल दिया, हमने नेटवर्क लेयर को भी यहाँ पे निकाल दिया, हमने यहाँ पे डाटा लिंक को भी निकाल दिया, हमने फिजिकल लेयर को कैप्चर किया और 1010 एनालॉग सिग्नल, और ये आपका वो रिसीवर है, ये आपका वो डीमॉड्यूलेटर है जो वापस उस डाटे को वैसे ही पहुंचा रहा है। इन दोनों को ये नहीं पता कि दरमियान के अंदर जो इतने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हुए हैं कम्युनिकेशन में, वो किस तरह से हुए हैं, हर एक स्टेप क्या कर रहा है, उसकी थ्योरी क्या है, उसके बैकएंड, ये इन दोनों को, क्योंकि यूजर का इट्स जस्ट अ लेमैन, ठीक है। तो ये वो स्टेप्स हैं, इस तरीके से आपकी डिजिटल से एनालॉग कन्वर्जन होती है डाटे की। अब आप ये देखें कि जो डिजिटल, ये टाइप्स ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, टाइप्स ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, आप देख रहे हैं कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन के अंदर क्या हो रहा है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ शिफ्टिंग। पहली क्या है, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, जिसको हम ASK कहते हैं, ये बेटा याद रखिएगा आप इसकी एब्रीविएशंस। सेकंड क्या है, FSK, ठीक है, इससे क्या बनता है, ठीक है। थर्ड क्या है, PSK, ठीक है। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि जो ASK है और PSK है, ये दोनों कहाँ जा रही है, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन QAM में, ठीक है। तो ये आपके पास वो चार्ट है कि जो आपके पास डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन है, ठीक है, ये आपकी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग में, ठीक है, एक टाइप, फिर FSK, फिर PSK एंड देन QAM। तो ये आपके पास, अभी हम इनको 1 बाय 1 देखते हैं कि हर एक की टाइप क्या चीज़ है, ये किस तरीके से वर्किंग कर रही हैं, इनके ड्रॉबैक्स क्या हैं, इनके एडवांटेजेस क्या हैं। Bit rate is the number of bits per second and baud rate is the number of signal element per second. अक्सर डेफिनेशन में ड्यूरिंग द इंटरव्यू ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिट रेट एंड बाड रेट, लेकिन अक्सर स्टूडेंट इसका आंसर गलत देते हैं। तो बिट रेट क्या है, इज द नंबर ऑफ बिट्स पर एक सेकंड में कितनी बिट ट्रांसमिट हो रही हैं। बाड रेट इज द नंबर ऑफ सिग्नल एलिमेंट्स, देखें बड़ा डिफरेंस आ रहा है। बॉड रेट इज द नंबर ऑफ सिग्नल एलिमेंट्स, बॉड रेट में फिर बात कर रहा हूं, इज द नंबर ऑफ सिग्नल एलिमेंट्स पर सेकंड, कि जो आपके सिग्नल एलिमेंट्स हैं पर सेकंड में वो कितने हो रहे हैं। तो जो बॉड रेट है ये इज द नंबर ऑफ सिग्नल एलिमेंट्स पर सेकंड है। इन द एनालॉग ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल डाटा द बॉड रेट इज लेस देन और इक्वल टू बिट रेट, इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। In the analog transmission of digital data, the baud rate is less than or equal to bit rate. कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पता, ये अगर आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं वो आपसे नहीं होंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि हम न्यूमेरिकल्स किस तरह कर रहे हैं। तो जो यानी ये बात यहाँ पे बताई गई है कि जो आपका बॉड रेट है वो लेस देन या इक्वल होगा बिट रेट के। ये बात आपने या तो लेस होगा या इक्वल होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इट्स नॉट ग्रेटर देन, ये से ज्यादा नहीं हो सकता। अब हम इसके फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। जो फर्स्ट आपका बेसिक सा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, एन एनालॉग सिग्नल कैरीज 4 बिट्स पर सिग्नल एलिमेंट इफ 1000 सिग्नल एलिमेंट्स आर सेंट पर सेकेंड, फाइंड द बिट रेट। ठीक है जी, क्वेश्चन क्या आपके पास, एन एनालॉग सिग्नल कैरीज 4 बिट्स पर, यानी वो 4 बिट्स पर सिग्नल एलिमेंट, यानी यहाँ पे वो जो आपके पास सेंड कर रहा है वो 4 बिट्स पर सिग्नल सेंड कर रहा है। और हम ये यहाँ कहते हैं कि इफ 1000 सिग्नल एलिमेंट्स आर सेंड पर सेकंड, और अगर 1000 सिग्नल एलिमेंट एक सेकंड में सेंड होते हैं तो फिर आप बिट रेट बताएं। तो क्या होगा इसकी सोल्यूशन, इट्स वेरी सिंपल। इन द केस r इज इक्वल टू 4, ये गिवन है, s इज इक्वल टू 1000, ये भी गिवन है, एंड n इज अननोन। मैंने हमेशा आपको शुरू से कहता आ रहा हूँ कि जो बेसिक क्वेश्चन हैं इसमें इक्वेशन में नॉर्मली आपको 2 चीजें गिवन होती है, थर्ड आप फाइंड कर, लेकिन अगर आपको फार्मूला पता है तो, अगर फार्मूला नहीं पता तो फिर आपको सारा कुछ भी गिवन हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्या है,
एस एन इंटू 1/r। आर हम इसको अगर कन्वर्ट, क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो हम जब हमने मैथमेटिक्स करते हैं तो हमें जिस चीज़ को फाइंड करना होता है हम उसको एक तरफ ले जाते हैं इक्वेशन में, और बाकी चीज़ों को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू n है वो क्या है, n इज इक्वल टू s इंटू आर, 1000 इंटू 4 इज इक्वल टू 4000, यानी s भी गिवन था ये भी। तो आपके पास जो वैल्यू आ गई है वो वैल्यू क्या आ गई है, तो आपके पास जो n है इज इक्वल टू s इंटू आर इज 1000 इंटू 4, तो बस क्या वैल्यू आ गई है 4000 बिट्स पर सेकेंड। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल। एन एनालॉग सिग्नल हैज अ बिट रेट ऑफ 8000 बिट्स पर सेकेंड एंड अ बॉड रेट ऑफ 1000 बॉड। एक एनालॉग सिग्नल है, उसका बिट रेट क्या आपके पास 8000 बिट्स पर सेकेंड है, और उसका जो बॉड रेट है वो आपके पास ऑफ 1000 बॉड है। हाउ मैनी डेटा एलिमेंट्स आर carried by each signal element? How many signal elements do we need? यहाँ पे आपसे दो चीजें पूछी जा रही हैं। पहली चीज क्या है, how many data elements, कितने डेटा एलिमेंट्स आप कैरी कर सकती हैं ईच सिग्नल एलिमेंट में, और सेकंड चीज क्या पूछी जा रही है, हाउ मैनी सिग्नल एलिमेंट्स डू वी नीड। इसको हमने क्या किया, इन दिस एग्जांपल हम कैसे सॉल्व करेंगे। s इज इक्वल टू आपको गिवन है वो क्या है 1000 बॉड, n आपको गिवन है वो क्या है 8000। अब ये अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि s कौन सा होगा और n कौन सा होगा और r क्या होगा और मैंने क्या करना है। प्रैक्टिस के बगैर आपके क्वेश्चन कभी नहीं होंगे। मैं जितना आप जब तक अपना पेन कापी यूज नहीं करेंगे तो आपको कोई चीजों का आइडिया नहीं होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दिस एग्जाम्पल s 1000 है, n 8000 है, एंड r एंड l आर अननोन, ये दोनों चीजें हमें अननोन है। वी फाइंड फर्स्ट द वैल्यू ऑफ r एंड देन द वैल्यू ऑफ l। ठीक है, अब देखिए s इज इक्वल टू n बाय 1 आ रहा है, r को हमने सिर्फ लिया है, ठीक है, n बाय s हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया कि 8000 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 8 बिट्स पर बार। अब आपके पास क्या आ गया, ये 8 बिट्स पर बार आ गया। अब आपके पास दूसरा फार्मूला क्या है, r इज इक्वल टू log 2l। तो L फाइंड करना है, L जब आप यहाँ ले जाएंगे तो ये 2R हो जाएगा, 2 इज 8 इज 256। तो बस दोनों चीज़ें आ गई, ठीक है। लेकिन ये जब तक आपको फार्मूला नहीं पता होगा बेटा तब तक आप इसको फाइंड नहीं कर सकेंगे, ठीक है। दीज आर वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स, वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स। अगर आप लोगों ने FSC में सही तरीके से की है FSC आपने, तो आपके लिए कोई इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपने FSC भी सही तरीके से नहीं की तो फिर इसका मैं क्या कह सकता हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट आप देखें बाइनरी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड आ गया, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ये आपका 1 सिग्नल एलिमेंट है, ये 1 है, देन 1 सिंगल एलिमेंट ये 0 है, ये अगेन ये बेसिकली क्या है, बिट रेट क्या है 5। तो 1 2 3 4 ये आपने यानी यहाँ पे जो ये अब ये बाइनरी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि ये आपके पास एक बिट है, ये आपके पास दूसरी बिट है, ये आपके पास तीसरी बिट है, ये चौथी बिट है, ये पांचवी बिट है। तो यहाँ पे आपके पास बिट रेट क्या है 5, r इज इक्वल टू क्या है वो आपका 1 है, s इज इक्वल टू क्या है वो n है, और b इज इक्वल टू 1 प्लस d इंटू s है, ये आपकी बैंडविड्थ है। तो अब ये देखें कि यहाँ पे इस डायग्राम में हम क्या चीज़ देख रहे हैं कि बॉड रेट की आपके पास 5 है, ठीक है। और आप कितनी बिट सेंड कर रहे हैं, आप इसमें 5 बिट सेंड कर रहे हैं। पहले आपने ये 1 बिट सेंड की, फिर आपने ये 0 बिट सेंड की, फिर आपने ये 1 बिट सेंड की, फिर आपने ये 1 बिट सेंड की, फिर आपने ये 0 बिट सेंड की। तो ये जो टोटल आपके पास बॉड रेट आ गया वो क्या है, वो 5 है, ठीक है। और 1 बाय 1 बिट हम इसको ट्रांसमिट कर रहे हैं अक्रॉस द नेटवर्क, अक्रॉस द सिस्टम्स, अक्रॉस द पीसीस। अब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी एएस की, अगर आप इस चार्ट पे वापस चले जाएं फर्स्ट स्लाइड के ऊपर, तो हमने क्या कहा था कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन के अंदर आपके पास ASK आएगा, फिर FSK आएगा, फिर PSK आएगा। ये डिफरेंट टाइप्स हैं। अब हम इनको 1 बाय 1 यहाँ पे वही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। अब ये देखें
कि आपके पास जो बाइनरी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग है अभी हमने देख ली है। अब हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं, बाइनरी ESK की तरफ। अब इट्स अ 1, इट्स अ लो 0, इट्स अ 1 हाई, इट्स अ 1, इट्स हाई, इट्स अ 0, इट्स लो। सो ये आपके पास वो कैरियर सिग्नल है जो ट्रांसमिट हो रहा है फिजिकल लेयर के ऊपर। जिस तरह मैंने पहले बताया है कि ये लो एंड हाई वोल्टेज है, ठीक है। ये आपके पास वो मल्टीप्लायर है, ठीक है। ये आप देखें ये डिजिटल है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि इसने यहाँ पे वापस एनालॉग कन्वर्ट कर रहा है, डिजिटल को एनालॉग कन्वर्ट कर रहा है। जैसा हमने कहा था मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है, मॉडम को हमने कहा था ना, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे ये उसी सिग्नल को मॉड्यूलेट कर रहा है। आप देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, कैरियर सिग्नल क्या कर रहा है, मॉड्यूलेट कर रहा है रिसीविंग एंड के लिए, कि जो आपने रिसीविंग एंड पे सेंड करना है ये उसकी मॉड्यूलेशन कर रहा है कि आपने मॉड्यूलेशन कैसे करनी है। नेक्स्ट आपके पास देयर इज अनदर एग्जांपल, क्योंकि एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन में जब तक आप मैथमेटिकल एग्जांपल्स नहीं देखेंगे आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, बिकॉज इट्स नॉट लाइक जस्ट थ्योरेटिकल कि आप थ्योरी पढ़ लेंगे कि इसको याद कर लेंगे कि टाइम डिवीजन क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, FDM आपकी जो है वो क्या है, बिट रेट क्या है, बॉड रेट, ये तो पता होना चाहिए। लेकिन जब तक आप उनको खुद से न्यूमेरिकल्स में यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपको उन चीज़ों का आइडिया नहीं होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ हो रही है और कैसे यूज़ हो रही है। तो नेक्स्ट आपके पास बेटा जो एग्जांपल है, वी हैव एन अवेलेबल बैंडविड्थ ऑफ 100 किलोहर्ट्ज which spans from 200 to 300 kilohertz. What are the carrier frequency and bit rate if we modulated our data by using ASK with D is equal to 1? आपसे क्या चीज यहाँ पे पूछी जा रही है कि we have, आपके पास एक बैंडविड्थ आपको यहाँ पे गिवन है जो 100 किलोहर्ट्ज की है, ठीक है, which spans from 200 to 300 हर्ट्ज, यानी जो आपकी स्पेनिंग टाइम वो क्या है 200 से 300 किलोहर्ट्ज है। और पूछा क्या जा रहा है आपके पास कि आपके पास what are the frequency and bit rate if we modulated our data by using, अब टेक्निक कौन सी यूज करना चाहते हैं हम, ASK यूज करना चाहते हैं। और ASK के साथ हम क्या कह रहे हैं कि जो D है वो इज इक्वल टू 1 है, जो D आपका है वो आपका 1 है। तुम क्या कहते हैं, द मिडल ऑफ द बैंडविड्थ इज लोकेटेड एट 250 किलोहर्ट्ज। दिस मीन्स दैट आवर कैरियर फ्रीक्वेंसी कैन बी एट FC is equal to 250 kilohertz. We can use the formula for bandwidth to find the bit rate with D is equal to 1, because ये आपको ऑलरेडी गिवन है कि D आपके पास 1 है एंड R is equal to 1। तो क्या फार्मूला आपके पास, ठीक है, B is equal to 1 plus D into S is equal to 2 into N into 1 by R। अब यहाँ पे आपने is equal to 2 into N, तो जब आप इन तमाम को कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ गया 100। यहाँ से आप इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये 2 यहाँ से 2 by 2 इट्स 1, ये N आ जाएगा। यहाँ पे जब यहाँ भी 2 डिवाइड होगा तो ये क्या आएगा, N is equal to 50 किलोबिट्स पर सेकेंड आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ये देखें, आपको अगर मैथमेटिकल फार्मूला पता है ASK का, PSK, FSK का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको मैथमेटिकल फार्मूला ही नहीं पता तो फिर आपको आइडिया ही नहीं होगा कि आपने कौन सी इक्वेशन कैसे यूज़ करनी है और कहाँ यूज़ करनी है। नेक्स्ट आपके पास जो एग्जांपल है, इन डाटा कम्युनिकेशन वी नॉर्मली यूज फुल डुप्लेक्स। अब यहाँ पे मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकता, लेकिन मैं आपको वो कंसेप्ट जो है वो आपका रिपीट करवा देता हूँ। हमने फर्स्ट चैप्टर में या आई थिंक सेकंड चैप्टर में ये चीज़ें डिस्कस की थी कि सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। हमने ये कहा था कि सिंप्लेक्स जब भी आप कम्युनिकेशन करते हैं, सिंप्लेक्स आप जैसा ये जो है ये सिंप्लेक्स है, आप लोग खाली सिर्फ सुन सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ पूछ नहीं सकते, ठीक है, सिर्फ सुन सकते हैं, इट्स वन वे। हाफ डुप्लेक्स क्या है कि सेंड एंड रिसीव बोथ, लेकिन एट द सेम टाइम ओनली वन।
या मैं सेंड करूंगा या मैं रिसीव करूंगा, लेकिन सेम टाइम में दोनों काम नहीं कर सकता। लाइक वॉकीटा की जो एग्जांपल होती है अक्सर आर्मी वाले यूज करते हैं। थर्ड इज फुल डुप्लेक्स। एंड फुल डुप्लेक्स क्या है कि आपके पास टू वे कम्युनिकेशन है कि आप एट द सेम टाइम डाटे को सेंड भी कर सकते हैं और डाटे को रिसीव भी कर सकते हैं। यानी अब आपके पास जो चैनल्स हैं वो तीन तरह के चैनल हो सकते हैं। एक आपका चैनल हो सकता है सिंप्लेक्स, एक चैनल आपका हो सकता है हाफ डुप्लेक्स, और जो आपका थर्ड चैनल हो सकता है वो आपका हो सकता है फुल डुप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, देयर आर 3 चैनल्स। ठीक है, अब इस एग्जांपल की तरफ हम आते हैं, वापस आते हैं। इन डाटा कम्युनिकेशन वी नॉर्मली यूज फुल डुप्लेक्स लिंक्स विद कम्युनिकेशन इन बोथ डायरेक्शंस। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि फुल डुप्लेक्स 2 वे होती है, आप सेंड और रिसीव दोनों काम कर सकते हैं। We need to divide the bandwidth into 2 with 2 carrier frequencies। अब हम क्या बात कर रहे हैं, या और सुन इस बात को कि we need to divide the bandwidth in 2 with 2 carrier frequencies। हम उसको 2 carrier frequencies में डिवाइड करना चाह रहे हैं as shown in figure 5.5। वो आपको आगे हम देखते हैं। The figure shows, ये आपके पास आप ये देख रहे हैं कि हमने इसको डिवाइड किया है, ये एक और ये दूसरी। हम वापस चलते हैं। The figure shows the positions of 2 carrier frequencies and the direction is now 50 kilohertz, which leaves us with a data rate of 25 kilobits in each direction। मैं फिर इस चीज को आपके लिए लास्ट जो है वो फिर यहाँ पे बताता हूँ कि the available bandwidth क्या है आपके पास बेटा, for each direction is now 50 kilohertz, which leaves us with a data rate of 25 kilobits per second each। हर एक डायरेक्शन के लिए अगर 50 टोटल है तो सेंडिंग के लिए भी हमें 25 रख दी और रिसीविंग के लिए भी 25 रख दी, तो टोटल क्या बन जाएगा, 50 बन जाएगा ना। हमने उसको डिवाइड कर दिया। और ये देखें कि ये आपके पास बैंडविड्थ ऑफ फुल डुप्लेक्स एएस की, ठीक है, जो एग्जांपल ये 5.5 जो 5.4 जो आपकी एग्जांपल है, आप इसमें देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। इट्स 200, इट्स 225, FC1, FC2, 275। टोटल आपकी मिन और मैक्स ये है, तो ये आपके पास 50 ये आ गया और आपके पास 50 ये आ गया। बाइनरी, इसके बाद जो आपके पास आता है कंसेप्ट वो आता है बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग का। अब आपके पास जो बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग होती है वो क्या चीज़ है, वो किस तरीके से होती है। आप ये देखें कि ये आपके पास एम्पलीट्यूड है, ये आपके पास 1 सिंगल एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो ये टोटल आपके पास क्या आ रहा है, बिट रेट भी 5 है और यहाँ पे आपके पास बॉड रेट भी क्या है, वो भी 5 है। दोनों चीजें आप देख रहे हैं और हम क्या ट्रांसमिट कर रहे हैं। पहले हमने ट्रांसमिट किया 1, फिर हमने ट्रांसमिट किया 0, फिर हमने ट्रांसमिट किया 1, फिर हमने 1, फिर हमने 0। तो आर क्या 1 है, SN है। ये वो इक्वेशन है बेटा जो आपने याद रखनी है कि B इज इक्वल टू 1 प्लस D इंटू S प्लस 2DF। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको गिवन होंगी, कुछ गिवन नहीं होंगी, वैल्यूज आप इसमें पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आप यहाँ से अगर B फाइंड करना है तब भी फाइंड कर सकते हैं, D फाइंड करना है तब भी फाइंड कर सकते हैं, S फाइंड करना है तब भी फाइंड कर सकते हैं। तो जो जो पैरामीटर्स आपको गिवन होंगे वो आपने इस इक्वेशन में पुट करना है और आपको नेक्स्ट पैरामीटर्स आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसी कंसेप्ट को बाइनरी जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग के कंसेप्ट को यूज करते हुए जो हम क्या कर रहे हैं कि हम इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम जो नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है हम उसको देखते हैं। वी हैव एन अवेलेबल बैंडविड्थ ऑफ 100 किलोहर्ट्ज विच स्पैन्स फ्रॉम 200 to 300 kilohertz. What should be the carrier frequency and the bit rate if we modulated our data by using FSK with D is equal to 1? क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ आप लोगों के लिए कि आपके पास we have an available bandwidth of 100 kilohertz which spans from 200 to 300 kilohertz, यानी जो आपकी स्पैन करती है 200 से लेकर 300 किलोहर्ट्ज तक। व्हाट शुड बी द कैरियर फ्रिक्वेंसी, आपकी जो कैरियर, ठीक है, एंड द बिट रेट इफ वी मॉड्यूलेटेड आवर डाटा बाय यूजिंग FSK विद D इज इक्वल टू 1।
क्या इसकी बनेगी सोल्यूशन? दिस प्रॉब्लम इज सिमिलर टू एग्जाम्पल 5.3। वापस चलें, क्या चीज यहाँ पे सेम है जी? यहाँ पे हमने क्या कहा था? AS इज इक्वल टू विद D1। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? FS के D1। क्या डिफरेंस हुआ? एक में हम एम्पलीट्यूड शिफ्ट की यूज कर रहे हैं और दूसरे में हम फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की यूज कर रहे हैं। डिफरेंस की बात समझिए आपको कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एक में हम एम्पलीट्यूड यूज कर रहे थे और दूसरे में क्या यूज कर रहे हैं? हम दूसरे में यूज कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की यूज कर रहे हैं। इसमें हम यहाँ पे FS के यूज कर रहे हैं और पहले में हम क्या चीज कर रहे थे? यूज AS के यूज कर रहे थे। अब दोनों में डिफरेंस क्या होगा? AS के और जो FS के है, इन दोनों में क्या डिफरेंस हो गया? वाई वी नीड FS के और AS के, यानी अब इसको देखते हैं। दिस प्रॉब्लम इज सिमिलर, इसलिए मैंने बात की एग्जाम्पल 5.3। अगर आप वापस में आपको यहाँ पे ये चीज दिखाई भी है, देखें यहाँ पे सारा क्वेश्चन वही है, जस्ट AS के विद D इज इक्वल टू 1 के। जो आपके पास AS के है, जो D की वैल्यू है वो क्या है? वो 1 आ रही है। तो अब हम दिस प्रॉब्लम इज सिमिलर टू एग्जाम्पल 5.3, ठीक, इट्स ओके, बट वी आर मॉड्यूलेटिंग बाय यूजिंग FSK। द मिड पॉइंट ऑफ द बैंड इज एट 250 किलोहर्ट्ज। वी चूज टू डेल्टा F टू बी 50 किलोहर्ट्ज। दिस मीन्स अब ये सारे आपको वही जो कि वजह हमने पीछे देखी है, B इज इक्वल टू 1 प्लस D इंटू S इंटू 2 डेल्टा F इज इक्वल टू 100। अब आपको जो जो चीजें गिवन है वो इक्वेशन में पुट करें, दैट्स इट। और आपके पास आपने S भी फाइंड कर लिया और आपने N भी फाइंड कर लिया। S क्या चीज आ गया आपके पास? 25 किलोवाट आ गया और N क्या आ गया? 25 किलोबिट्स पर सेकंड आ गया। तो ये आप, अगर आपको ये जो मैंने आपको यहाँ बात बताई थी, अगर आपको ये इक्वेशन याद है तो आप इस इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट करके इन चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ चाहिए और आपने उसको किस तरह फाइंड करना है। नेक्स्ट आपके पास बैंडविड्थ ऑफ MFSK यूज्ड इन एग्जांपल 5.6। ये जो नेक्स्ट आपकी एग्जांपल है, हम इसमें अभी देखते हैं। पहले हम इसको देख लें, फिर हम इस एग्जांपल को भी देखते हैं कि MFS किसके यूज हो रहा है। आप ये देख रहे हैं, इट्स 1, इट्स 0, इट्स 1, इट्स 1, इट्स 0। तो ये आपने क्या सेंड किया? 1 0 1 1 0। ये आपने इसको एनालॉग सिग्नल कन्वर्ट किया, ठीक है। ये आपके पास आप ये देख रहे हैं, ये वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर है, ठीक है। VCO क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। वैसे ये वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर है जो वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा होता है। हाई, अगर बाद में आपने देखा होगा कि आप सर्च प्रोटेक्टर यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपने फ्रिज यूज करना है, टीवी यूज करना है, वो क्या करते हैं, अगर वोल्टेज करंट ज्यादा आ जाए तो वो आगे पास नहीं करते, क्योंकि अगर वो आगे पास हो जाए तो वो डिवाइस, उसकी पावर जो है वो आपकी बर्न हो सकती है। इस वजह से हम ये यूज करते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या है, ये वोल्टेज कंट्रोल है कि उस वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा होता है। जो एग्जाम्पल है, वी नीड टू सेंड डाटा 3 बिट्स एट अ टाइम एट अ बिट रेट ऑफ 3 मेगाबिट्स पर सेकेंड। हमने सेंड करना है 3 बिट्स एट अ टाइम एट अ बिट रेट, जो आपका बिट रेट है वो 3 मेगाबिट्स पर सेकेंड है। द कैरियर फ्रिक्वेंसी इज 10 मेगाहर्ट्ज। जो आपकी कैरियर की जो फ्रिक्वेंसी है वो 10 मेगाहर्ट्ज है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ लेवल डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, जो आपके डिफरेंट लेवल्स हैं उनकी जो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हैं आपने वो कैलकुलेट करनी है। द बॉड रेट एट द बैंडविड्थ। तो अब इसमें क्या क्या चीजें जी हम आते हैं वापस। वी कैन हैव L इज इक्वल टू 23, ठीक है जी, इज इक्वल टू 8। द बॉड रेट इज S इज इक्वल टू 3, इट्स 3 megahertz by 3 is equal to 1000 M baud. This means that the carrier frequency must be 1 megahertz apart. 2 delta F is equal to 1 megahertz. The bandwidth is B is equal to 8 into 1000, that is 8000. Figure 5.8 shows the allocation of frequencies, and इसको हम इस 5.8 में आप देखें कि हमने हमने जितना भी डाटा यहाँ फाइंड किया है, हम इसको अब प्रैक्टिकल किस तरीके से जो है वो देख सकते हैं। इसको डिप्लॉय किस तरह किया गया है वो भी देखें। ये आपके पास
F1 है, F1 क्या है 6.5 मेगाहर्ट्ज़, ये F2 है, ये आपका 7.5 मेगाहर्ट्ज़ है, F3 आपका 8.5 मेगाहर्ट्ज़ है, F4 9.5, देन FC है 10, F5 है 10, F6 11.5, F7 जो है वो आपके पास जो है 12.5 और F8 जो है आपके पास 13.5। तो बैंडविड्थ जो आपके पास है वो कितनी है, बैंडविड्थ इज इक्वल टू 8 मेगाहर्ट्ज़। जो आपके पास बैंडविड्थ है वो आपके पास 8 मेगाहर्ट्ज़ है, जो आप यूज कर रहे हैं वो आपके पास बैंडविड्थ कितनी है 8 मेगाहर्ट्ज़। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये जो आपका हमने जो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है, ठीक है, इसकी जो डिप्लॉयमेंट है वो आपकी, अगर आप इसको ग्राफ की फॉर्म में कह लें, आप इसको शेप की फॉर्म में कह लें, तो ये हमने इसको ड्रॉ किया है कि इतनी बैंडविड्थ है और इस तरीके से आपकी डिफरेंट टाइप की जो आपकी यानी F1 क्या होगा, F8 क्या होगा, F1 से F8 तक जितने भी चैनल बन रहे हैं उनको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। देन आपके पास नेक्स्ट जो कंसेप्ट है बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग का। बाइनरी फेज देखें, बाइनरी का मतलब क्या है, या 1 या 0, दो ही वैल्यूज हैं, या आप 1 ट्रांसमिट करेंगे या आप 0 ट्रांसमिट करेंगे, इसके अलावा आप कोई थर्ड वैल्यू ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे ट्रिट भी 5 है, बॉड रेट भी 5 है। अभी देखें ये आपका एम्पलीट्यूड आ गया, ये आपने 1 ट्रांसमिट किया, 1 के साथ ये आपने 0 ट्रांसमिट किया, फिर ये 1, फिर ये 1, फिर ये 0। ये बेसिकली यहाँ से याद रखिए आपका एक 1 सिग्नल एलिमेंट, ये एक सिग्नल एलिमेंट है, ये आपका दूसरा सिग्नल एलिमेंट है, ये आपका तीसरा सिग्नल एलिमेंट है, ये आपका चौथा सिग्नल एलिमेंट है और ये आपका 5वां सिग्नल एलिमेंट्स हैं। तो ये आपके डिफरेंट सिग्नल के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इट्स 1 2 3 4 5, आर यहाँ पे 1 है, एस इक्वल टू एन है, वही जो हमने ऐसे पीछे जो हमने ये 2-3 फार्मूलाज बेसिक वही चल रहे हैं जो हमने पहले डिस्कस किए हैं। B इज इक्वल टू 1 प्लस डी इंटू एस है और ये आपके पास बैंडविड्थ है एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ BASK, यानी अब यहाँ पे जो बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग है उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखें आप कि इट्स 1 देन इट्स 0 देन इट्स 1 इट्स 1 इट्स 0। ये आपके पास वो कैरियर सिग्नल है जो आप ट्रांसमिट कर रहे हैं। इसकी जो मॉड्यूलेशन हो रही है वो आप देखें, ये उस सिग्नल की मॉड्यूलेशन हो रही है, आप उस सिग्नल को मॉड्यूलेट कर रहे हैं। ये ऑसिलेटर है, ये आपका मल्टीप्लायर है, ये डिजिटल सिग्नल को वापस एनालॉग में कन्वर्ट कर रहा है। अब आप देखें कि यानी सेंडर और रिसीवर को जैसे हम बात कर रहे हैं, कोई पता नहीं है कि दरमियान में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, उनका कंसर्न क्या है यूजर की, बिकॉज वो आपके यूजर्स हैं। यूजर्स ने क्या करना है, ये डाटा सेंड करना है, ये डाटा रिसीव करना है। उनका इस चीज़ से कोई कंसर्न ही नहीं है कि सेंडिंग एंड पे कौन सी टेक्नोलॉजी है, रिसीविंग एंड पे कौन सी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। उनका कंसर्न ये है, देखें आप अगर घर पे बैठ के सर्फिंग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप www.google.com को ओपन करते हैं, विद इन 2-3 सेकेंड वो आपकी साइट ओपन हो जाती है, ठीक है। और अगर वो साइट 5 मिनट के बाद ओपन होती है और आपका सर्विस प्रोवाइडर वो कहता है जी हम तो फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, हम तो लेटेस्ट इनकोडिंग टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, हम लेटेस्ट हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं, हम लेटेस्ट सर्वर यूज़ कर रहे हैं, आपको तो कोई यानी आपको क्या बेनिफिट, आपको तो जो साइट्स हैं, जो सर्फिंग है, हर साइट 5 मिनट के बाद आपकी ओपन हो रही है, तो आपको तो कोई बेनिफिट नहीं है। आपका कंसर्न चाहे वो डायल-अप यूज करे, लेकिन अगर आपकी साइट 2 सेकंड में ओपन हो रही है तो यू आर हैप्पी, बिकॉज उसकी रीजन है कि आपको जो सर्विसेज चाहिए, आपका ये नहीं है कि बैकएंड पे क्या यूज हो रहा है। इसीलिए जब सेंडर और रिसीवर के ऊपर कम्युनिकेशन हो रही होती है तो जो लेमैन है, जो यूजर है, उसको उससे कोई कंसर्न नहीं है, उसको तो सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है। आप कौन सा अलगो यूज कर रहे हैं उससे कंसर्न ही नहीं है। तो इसीलिए जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, आप BSK यूज कर रहे हैं, FSK यूज कर रहे हैं, AMKS यूज कर रहे हैं, जो मर्जी यूज करें आप, क्योंकि लेकिन यूजर को तो अपना गोल चाहिए। बीइंग अ नेटवर्क डिजाइनर, नेटवर्क मैनेजर, जो आपका टास्क है वो यही टास्क है कि आपने इस चीज को रेक्टिफाई करना है। किस केस में, देखिए आप सारी टेक्निक्स आपने पढ़ ली, आपने BSK देख ली, आपने FSK, जैसे हमने शुरू में ये देखा, अगर आप फर्स्ट स्लाइड पे आए
जी ASK है, FSK है, QMPSK है। देखें, बीइंग अ मैनेजर, बीइंग अ कम्युनिकेशन मैनेजर, आपका जो टास्क है वो ये है कि आपसे अगर ये गाइडेंस ली जाए, मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि टेक्नीशियन में, प्रोफेसर में, मैनेजर में क्या डिफरेंस होता है। तो आपने इंजीनियर या मैनेजर की तरफ जाना है तो आप तभी उसको ये सारी चीज़ें बता सकते हैं कि किस केस में क्या चीज़ बेस्ट है, जब आपने प्रैक्टिकल वो चीज़ की है, जब आपको सारी चीज़ों को पता है, सारी चीज़ों को पता है कि ASK ये करता है, इसके ये ड्रॉबैक्स हैं, ये बेनिफिट्स हैं, ये FSK है, इसके ये ड्रॉबैक्स हैं, ये बेनिफिट्स हैं, ये QAM है तो ये ड्रॉबैक्स हैं, ये बेनिफिट्स हैं। तो फिर आप गाइड कर सकते हैं। अगर आपका ये डाटा सेट है, अगर आपके पास इस तरह की रिक्वायरमेंट है तो आपको क्या चाहिए। जब आपको इस चीज़ का पता ही नहीं है तो आप यूजर एंड के ऊपर जो आपको क्या पता। तो बीइंग अ डिज़ाइनर आपको तब तक ये चीज़ें, आप नेटवर्क डिज़ाइन नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन चैनल डिज़ाइन नहीं कर सकते, जब तक आपको रिक्वायरमेंट्स का नहीं पता और इन तमाम टेक्निक्स में ड्रॉबैक और उसके बेनिफिट्स का नहीं पता, आप तब तक यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट आप देखें, अब एक QPS के आगे अब QSP 0 1 0 1। अब यहाँ पे आप देखें क्या हो रहा है। ये आपने 0 0 किया 1, ये 2/1 कन्वर्टर है, ये आइसोलेटर में जा रहा है एंड देन ये आपका समअप हो रहा है, यानी ये यहाँ से भी जा रहा है, सिग्नल यहाँ से भी जा रहा है, ये पहुँच गया, ये सिग्नल यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, ये आपका समअप हो गया, ये ट्रांसमिशन बन रही है। ठीक है, ये आपकी सारी टेक्निक्स है। लेकिन जब तक आपको इन टेक्निक्स का, बार बार मैं वही बात कर रहा हूँ आप लोगों से, वो क्यों कर रहा हूँ कि आपको हर टेक्निक के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का आइडिया होना चाहिए। जब तक आपको इन टेक्निक्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का आइडिया नहीं होगा, तब तक आप इन चीज़ों को प्रॉपरली डिप्लॉय नहीं कर सकते कि किस केस में कौन सी चीज़ यूज़ करनी चाहिए और किस केस में कौन सी चीज़ यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द बैंडविड्थ फॉर अ सिग्नल ट्रांसमिटिंग एट 12 मेगाबाइट्स पर सेकेंड फॉर QPSK। द वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू 0। D हमें 0 दिया हुआ है, 12 मेगाबाइट्स पर सेकेंड का चैनल है। फॉर QPSK 2 bits इज कैरीड बाय 1 सिग्नल एलिमेंट। अब देखें, ये अब उसने एक थंब रूल आपको बता दिया कि जो आपके पास QPSK है, इसमें आपके पास जो 2 bits हैं इज कैरीड बाय 1 सिग्नल, यानी वो 1 सिग्नल एलिमेंट कैरी करते हैं। दिस मीन दैट R इज इक्वल टू 2, जो आपका R होगा वो 2 है। सो द सिग्नल रेट या आपका बार रेट है इज S इज इक्वल टू N इंटू 1, S इज इक्वल टू N इंटू 1 बाई R इज इक्वल टू 6 M bar with the value of D 0 we have B is equal to S is equal to 6 मेगाहर्ट्ज। तो जो आपसे बैंडविड्थ आपसे पूछी गई थी, अब ये देखें इस क्वेश्चन में सारी चीज़ें गिवन थी, लेकिन आपने उन चीज़ों को आगे पीछे करके, अगर आपको इक्वेशन पता है, आपको रूल पता है तो आप फाइंड कर लेंगे, नहीं पता तो आप फाइंड नहीं होगी। अब यहाँ पे आपको सारी चीज़ें गिवन थी तो आपने B को S के इक्वल किया, S 6, तो आपके पास क्या बैंडविड्थ आ गई, 6 मेगाहर्ट्ज उस चैनल की बैंडविड्थ आ गई है। जो आपका ट्रांसमिशन चैनल है उसकी जो बैंडविड्थ होगी वो आपके पास क्या होगी, 6 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ होगी। अब आप ये देखिए कि ये क्या है, कंस्टेलेशन डायग्राम जो होती है आपकी, वो क्यों यूज की जाती है, क्या फायदा है, ये देखें आप। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपके पास क्वाड्रेचर कैरियर है, ये आपके पास एम्पलीट्यूड ऑफ कंपोनेंट है, ये आपके पास वो लेंथ है, ये वो एम्पलीट्यूड है, ये आपके पास सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, ये आपका एंगल है, ये तकरीबन आपका अगर एंगल देखें तो ये एंगल 60 का तकरीबन 60 डिग्री, आपको अब मैथ्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये 60 डिग्री का आपका एंगल बन रहा है। ठीक है, और ये इस टाइप का आपके पास क्या है, इन फेस कैरियर, ये आपके पास क्या है, इन फेस कैरियर है, और ये एम्पलीट्यूड ऑफ Q कंपोनेंट है, ये जो आपके पास Q कंपोनेंट है, ठीक है, ये Q कंपोनेंट है और ये आपके पास इन फेस कैरियर है। ठीक है, तो ये आपके पास जो लेंथ है वो आपने किस तरह देखी है, ये आपके पास एम्पलीट्यूड है, उसका जो एम्पलीट्यूड है, जो मैक्सिमम रेट है वो आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे 60 डिग्री, ये जो आपका कर्व बन रहा है, ये जो आपका एंगल बन रहा है, ये वो एंगल है जिस पे आपका चैनल बन रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे इसके अंदर क्या है कि अब हम इस डायग्राम को, इस मेथड को यूज करके डिफरेंट टाइप की डायग्राम्स को, ASK को, BPSK को, QQSP सिग्नल्स को वो ड्रॉ कर सकते हैं। आप ये देखें 3 डिफरेंट डायग्राम्स हैं, हम इनको 1 बाय 1 देखते हैं। ये आपके पास ASK डायग्राम है, ये आपका 0 है, ये 1 है। ये आप अब इन तीनों डायग्राम के अंदर
आप जब इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ों इन चीज़ों का आइडिया होगा कि तीनों डायग्राम किस बेसिस पे इस तरह क्यों बनाई गई हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि ये आपके पास ए है, ये आपके पास सेकंड डायग्राम है 0 एंड 1 इस BPSK, और ये आप देख रहे हैं कि C ये है ये QPSK है। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, ये आपके पास बन गया 0 0 1 0, क्योंकि आपके पास 2 बिट्स हैं। 2 बिट्स की कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, देखें मैं कहूँ 0 है तो 1 है, तो आपके पास कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। ये आपके पास होगा 0 या 1 होगा। मैं अगर कहूँ कि आपके पास 2 बिट्स हैं, ठीक है, तो 2 बिट्स के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, लाइक एक कॉम्बिनेशन बनेगा आपके पास 0 0, क्योंकि 2 बिट्स हैं, आपने इसको स्टार्ट ले लिया 0 0 से, फिर एक बिट को ऑफ रखें 0, दूसरे को ऑन कर दिया तो दूसरा क्या बन गया 0 1 बन गया। थर्ड क्या है कि आप फर्स्ट को ऑन करते हैं सेकंड को ऑफ करते हैं तो 1 0 बन गया। और फोर्थ क्या होगा कि अगर आप दोनों बिट्स को ऑन करते हैं तो आपके पास 1 1 बन गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो QPSK है कि ये 0 0 0, देन आपके पास ये आपका 0 1 है और ये 1 0 है और ये 1 1 है। तो ये आपकी ये जो डायग्राम है, आप जब ये चैप्टर को स्टडी करें तो आप ये लाजमी इसको देखें कि इन तीनों डायग्राम्स को किस तरीके से ये जो हमने ड्रा किया है ऐसा क्यों ड्रा किया है। ठीक है, यहाँ पे हमने 0 क्यों लिया, यहाँ पे 1 क्यों लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने 0 इस वेक्टर में क्यों लिया, यहाँ पे हमने 1 क्यों लिया, तो और यहाँ पे हमने, तो ये जो आपके पास 3 डायग्राम्स हैं, ये चैप्टर की जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे आपको कथन ये चीज़ क्लियर नहीं होगी, क्योंकि इट्स वेरी वेरी टेक्निकल। ठीक है, तो ये आप जब आप इसको देखें तो आपको ASK का पता चल जाएगा, BPSK का, और ये भी पता होना चाहिए कि ये तीनों केसेस हम कहाँ यूज़ करते हैं, किस एनवायरनमेंट में आपने ASK यूज़ करना है, किस एनवायरनमेंट में आपने BPSK यूज़ करना है, और किस एनवायरनमेंट में आपने QPSK यूज़ करना है। Quadrature amplitude modulation is a combination of ASK and PSK, यानी जो आपके पास आप ये देख रहे हैं कि जो यहाँ पे हमने बात की है क्वाड्रेचर जो आपके पास QPSK है, हमने क्या कह रहे हैं, इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ASK एंड PSK, यानी जो आपके पास ASK और PSK की जितने भी अगर ड्रॉबैक्स हैं या उसके एडवांटेजेस हैं वो सारे के सारे कंबाइन हो जाते हैं आपके QAP में। ठीक है, क्योंकि जो आपका क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड है वो कॉम्बिनेशन है ASK का और PSK का, यानी इन दोनों को हम जब कंबाइन करते हैं तो आपको मिल जाता है, ठीक है, QAM और PSK। अच्छा जी, अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं, कुछ डायग्राम्स हैं। ये डायग्राम्स आप इसमें देखें, बुक में आपको काफ़ी डिटेल मिल जाएगी इन तमाम डायग्राम्स की। फर्स्ट आप देखें कि 4 QAM है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये आपके 4 पॉइंट्स, इट्स द फर्स्ट पॉइंट। अब इसमें हमने ये आप देख रहे हैं कि अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर बन जाता है, ये सेकंड क्वार्टर, थर्ड, अगर हम इसको फर्स्ट कह लें या इसको सेकंड कह लें, थर्ड कह लें, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि ये जो 4 QAM है ये हमने 4 पॉइंट्स यहाँ पे ले लिए। सेकंड हम देखें 1 पॉइंट इस एरिया में, सेकंड पॉइंट यहाँ पे, थर्ड पॉइंट यहाँ पे और फोर्थ पॉइंट यहाँ पे। और 4 QAM आप ये देखें कि ये हमने पूरे का पूरा यहाँ ड्रॉ कर दिया 1 2 3 4, और 16 में इट्स 4 8 12 16, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये जो डायग्राम्स हैं ये क्यों इस तरह बनाई गई हैं, इनके ड्रॉबैक्स क्या हैं, इनके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, किस केस में 4 QAM यूज़ होगा उसकी ये डायग्राम बनेगी, किस केस में वो डायग्राम बनेगी, ये डिटेल्स आप जब चैप्टर पूरा स्टडी करेंगे तो आपको आइडिया तब होगा कि ये हमने क्यों यूज़ की है। ठीक है, मैंने आपको जो सारी डिटेल्स शुरू में बताई हैं कि QPSK क्या है, ASK क्या है, क्यों यूज़ करते हैं। अब भी आप जब इस चैप्टर को आप मज़ीद पढ़ेंगे तो आपको सारे कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पे हम किस तरीके से यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं इस तरह। नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें आता है एनालॉग एंड डिजिटल। देखिए, जो हमने इसको अगर शुरू में जाएं तो हमने क्या कहा था कि डिजिटल टू एनालॉग क्या चीज़ थी, डिजिटल 5.1 क्या था, मैं बस डिजिटल से एनालॉग कन्वर्जन थी। तो अब अगर हम जाएं कि जो फर्स्ट था आपके पास क्या था, डिजिटल से एनालॉग। तो अब हम नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, एनालॉग एंड डिजिटल। एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन, ठीक है, is the representation of analog information by an analog signal।
अब मैं फिर स्टार्ट में से लेके जा रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट सही तरह क्लियर हो जाए कि यहाँ पे हमने क्या कहा था कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एनालॉग सिग्नल बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन डिजिटल डाटा। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, एनालॉग टू एनालॉग conversion is the representation of analog information by an analog signal. One may ask why we need to modulate an analog signal, it is already analog. Modulation is needed if the medium is band pass in nature or if only a band pass channel is available to us. ठीक है, यानी मॉड्यूलेशन हमें क्यों जरूरत पेश आती है, मॉड्यूलेशन इज नीडेड इफ द मीडियम इज बैंड पास, अगर आपका मीडियम बैंड पास है इन नेचर आर या इफ ओनली अ बैंड पास चैनल इज अवेलेबल टू अस। तो यहाँ पे जो हमने टॉपिक्स इसमें डिस्कस किए हैं, फर्स्ट क्या है, इसमें हम देखेंगे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, देन फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, फेज। देखिए तीन ही चीजें शुरू से बात कर रहे हैं, या एम्पलीट्यूड होगी या वो आपका बेस कर रहा होगा फ्रिक्वेंसी के ऊपर या वो बेस कर रहा होगा आपकी फेस के ऊपर। ये तीन ही चीजें हैं, या एम्पलीट्यूड होती है या आपकी फ्रिक्वेंसी होती है या आपकी फेस होती है। इन तीनों के अलावा और कोई चीज नहीं है। हम कहेंगे कुछ और होगा, कुछ और नहीं होता। अब आप ये देखें कि ये एनालॉग टू एनालॉग, जिस तरह हमने ये चार्ट देखा था बैक पे जब हमने इसको स्टार्ट किया था, तो हमने क्या कहा था कि ये डिजिटल टू एनालॉग में क्या था, ASK था, फिर हमने क्या कहा था कि यहाँ पे FSK है, फिर हमने कहा था यहाँ पे PSK है, QM। इसी तरीके से वो जो आपका चार्ट आ रहा है यहाँ पे एनालॉग टू एनालॉग वाला, ये आपका एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, यहाँ पे आपके पास FM है, थर्ड आपके पास PM है, फेस मॉड्यूलेशन है। ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास 5 थे, यहाँ पे आपके पास क्या चीजें आ रही हैं, एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन में हमने एक एम्पलीट्यूड की मॉड्यूलेशन देखनी है, एक अपनी फ्रिक्वेंसी की मॉड्यूलेशन देखनी है, और तीसरी हमने अपनी फेस की मॉड्यूलेशन देखनी है। ये जो तीन तरह की आपकी जो मॉड्यूलेशन है ये किस तरह काम करती है, हम इनको भी देखते हैं वन बाय वन। आप ये देखें कि जो आपके पास यहाँ पे एम्पलीट्यूड की मॉड्यूलेशन आ रही है, वो आप देखें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, आप इस सिग्नल को मॉड्यूलेट कर रहे हैं, ये कैरियर फ्रिक्वेंसी है और ये आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। जब सिग्नल आपका मॉड्यूलेट हो गया तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो सिग्नल बना आपका, ये आपका मॉड्यूलेट सिग्नल बना है। ठीक है, और ये आपके पास आप देख रहे हैं कि ये आपके पास जो है ये आपका मल्टीप्लायर है, ये उसी तरीके से सेंड किया और ये आपने यहाँ पे सेंड कर दिए, BEM इक्वल टू 2B आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो कंसेप्ट आ गया, द टोटल बैंडविड्थ विद रिक्वायर्ड फॉर AM कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द बैंडविड्थ ऑफ द ऑडियो सिग्नल BEM इक्वल टू 2B। यहाँ पे आप ये देखें कि जो आपका सिग्नल है BEM वो आपके पास क्या आ रहा है, 2B आ रहा है, कि जो टोटल बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर AM कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द बैंडविड्थ ऑफ द ऑडियो सिग्नल। जो आपका ऑडियो सिग्नल है आप उसमें से डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो आपका BEM है वो इज इक्वल टू 2B है, यानी जो आपका BEM है वो किसके इक्वल आएगा, 2B आएगा। ये चैप्टर आई नो इट्स द टफ एंड बोरिंग फॉर यू बिकॉज इसके अंदर मैथमेटिक्स ज़्यादा यूज है। बहुत से स्टूडेंट की मैथमेटिक्स बेहतर नहीं होती, या बहुत से स्टूडेंट ने FSC में फिजिक्स नहीं पढ़ी होती, तो लेकिन ये जो एनालॉग और डिजिटल था ये थोड़े से बोरिंग चैप्टर है, लेकिन इसके बाद इंशाल्लाह जो हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें हम अपनी लैब, जिस तरह इसके बाद हम अपना ट्रांसमिशन मीडिया देखेंगे, ठीक है, उसमें राउटिंग को डिस्कस करेंगे, उसमें स्विचिंग को डिस्कस करेंगे, उसमें हम टूल भी यूज़ करेंगे कि राउटिंग करते किस तरह, राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम की लैब्स करेंगे, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाएगा। तो इसलिए आपने इन चैप्टर से बोर नहीं होना कि बोर हो गए यार कि ये कोर्स तो बहुत डिफिकल्ट है, हम तो ये कर ही नहीं सकते। नो, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स। लेकिन कुछ ये दो जो चैप्टर्स हैं ये हर स्टूडेंट के लिए थोड़े से बोरिंग होते हैं, जिस तरह आपका डिजिटल ट्रांसमिशन का है और अलग, क्योंकि इसमें फिजिक्स और आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, तो जिन बच्चों का बैकग्राउंड नहीं होता उनके लिए थोड़े से बोरिंग होते हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला इसके लेटर आने वाले जितने चैप्टर्स हैं, ठीक है, जिस तरह हमने देखें फर्स्ट चैप्टर था वो बहुत ईजी था, सेकंड ईजी था, ठीक है, थर्ड और फोर्थ में थोड़ा सा, लेकिन इसके बाद हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं, राउटिंग है, स्विचिंग है, IP एड्रेसिंग है, सिक्योरिटी के चैप्टर हैं, वो आपके, क्योंकि इनके साथ कोई ज़्यादा लैब इंस्टीट्यूट नहीं है, इनके साथ क्या चीज़ आपकी लिंक्ड है, आपके न्यूमेरिकल लिंक्ड है,
ठीक है। तो जब आपके न्यूमेरिकल लिंक होते हैं तो वो बहुत से स्टूडेंट जिनका मैथमेटिक्स ठीक नहीं होता तो वो न्यूमेरिकल से भागते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे, लेकिन हम इनकी कोई लैब तो है नहीं कि हम इनकी लैब्स कर सके, तो लिहाजा ये जो थोड़े से बोरिंग चैप्टर हैं इनको मेहनत करके इन चैप्टर्स को आप पढ़ें बार बार। आप अपनी जो मैंने आपको बुक टेक्स्ट बुक बताई है, जो आपकी बेरोज फैरोजन की बुक है, आप उस बुक को स्टडी करें बार बार, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ये आपके कंसेप्ट सारे जो आपको सही समझ आ जाएंगे। लेकिन अगर पढ़ेंगे, अगर आप एक दफ़ा लेक्चर सुनेंगे और बुक बंद कर देंगे, या तो आप इस लेक्चर को 2-3 दफ़ा सुने, ठीक है। आप फिर बुक को साथ देखें, बुक को आप चेक करें, फिर जो क्यूरीज हैं वो आप जो है वो पढ़ के आपको उन काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आ जाएंगी। और इंशाल्लाह जो हमारे बाकी जितने भी जो लेक्चर्स हैं, जिस तरह आगे केबलिंग आ जाएगी, फिर राउटिंग आ जाएगी, स्विचिंग आ जाएगी, वीलैंस आ जाएगी, तो उनमें सारों की सारी लैब्स हैं। तो जो लैब्स वाले हैं, लैब्स में ये होता है कि जो हम चीज़ें कर रहे होते हैं वो साथ उनको शो भी कर रहे होते हैं, सिमुलेट कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर या रियल नेटवर्क के ऊपर। तो उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका इंटरेस्ट ज़्यादा बन जाता है कि उन्हें पता चल जाता है कि ये चीज़ इस तरह हो रही है, ये चीज़ इस तरह हो रही है, ठीक है। तो उसमें उनका एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। लेकिन जो थ्योरेटिकल या मैथमेटिकल होते हैं वो नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं उसका इंटरेस्ट नहीं होता डेवलप। तो ये बात मैं यहाँ पे इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे आइडिया है कि ये जो चैप्टर्स हैं थोड़े से जो है वो थ्योरेटिकल और बोरिंग चैप्टर्स, लिहाजा आपने इनसे बोर नहीं होना, इनको आपने पढ़ना है। और इंशाअल्लाह ताला जो हमारे बाकी चैप्टर्स हैं वो आपके लिए वो इसलिए आपको ज़्यादा ईजी लगेंगे क्योंकि हम उनके साथ साथ सिमुलेट करके देख रहे होंगे कि उनकी सिमुलेशन किस तरह हो रही है, राउटिंग हो किस तरह रही है, स्विचिंग परफॉर्म किस तरह हो रही है, स्विच को लगाना किस तरह है, स्विच के ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरह यूज़ करना है, राउटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरह यूज़ करना है। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास जो AM बैंडविड्थ की एलोकेशन है, बैंड एलोकेशन है, आप ये देख रहे हैं कि इट्स 530 किलोहर्ट्ज़, इट्स अप टू 700 किलोहर्ट्ज़। तो यहाँ पे हमने ये कहा है कि ये हमारा FC ये अब हम बात कर रहे हैं, ये 10 किलोहर्ट्ज़ की है एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपकी AM की जो बैंडविड्थ की एलोकेशन होती है, बैंड एलोकेशन होती है, वो इस तरीके से होती है। यहाँ पे एक और कंसेप्ट आ जाता है कि द टोटल बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर FM can be determined from the bandwidth of the audio signal BFM is equal to 2 braces 1 plus beta braces close B, ठीक है। तो यानी BMM is equal to 2 into 1 plus beta into B, ठीक है। ये आपके पास टोटल। अब ये जो फार्मूलाज हैं बेटा ये आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि जब आपने चीज़ों को कैलकुलेट करना है तो जब तक आपको फार्मूलाज मैथमेटिकल नहीं पता होंगे, आपको अगर डाटा गिवन भी होगा तो आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप उसको फाइंड नहीं कर सकते कि आपका जो BMF है, ठीक है, वो क्या है, बीटा, ये चीज़ें तो गिवन होंगी। लेकिन अगर आपको मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं आती तो फिर आप उसको कैलकुलेट करना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा कि आपने उसको किस तरह कैसे कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास आ गई है जी 5.1 जो आपकी है। इसके अंदर आप देखेंगे आपके पास क्या चीज़ आ गई है कि जो आपकी फ्रिक्वेंसी की मॉड्यूलेशन है, आप ये देख रहे हैं कि ये एम्पलीट्यूड है, इसमें ये आपके पास एक मॉड्यूल, ये आपका एक ऑडियो सिग्नल है जो आप ट्रांसमिट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आपके पास इसकी कैरियर जो फ्रिक्वेंसी है ये आप ये देखें, इस कर्व के अंदर आप इसको मूव कर रहे हैं, ये भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम मूव हो रहा है। और ये आपके पास FM ये आपकी फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जब ये मॉड्यूलेट होगी तो ये कुछ इस तरह की चीज़, ये आपका सिग्नल था, ये आपकी कैरियर फ्रिक्वेंसी थी, जब ये मॉड्यूलेट होगी तो ये कुछ इस तरह की आपका सिग्नल बन जाएगा। और ये आप देखें ये आपके पास वही VCO क्या है, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर है, ठीक है। ये जब आप यहाँ ट्रांसमिट करते हैं तो ये आपके पास जो है इसकी वोल्टेज कंट्रोल करके ये आपको इस एंड तक किस तरीके से सेंड कर रहा है। ये आपके पास क्या बन रहा है, BFM इज इक्वल टू 2 ब्रेसेस 1 प्लस बीटा ब्रेसेस कंट्रोल B, ये आपके पास FC है और ये 0 है। तो अब ये देखें कि आपके पास जितने भी सिग्नल की ट्रांसमिशन है, जो आप सिग्नल को या डाटे को ट्रांसमिट कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपके पास एक सिंपल सा ऑडियो सिग्नल था, इसको कैरियर फ्रिक्वेंसी से आपने लिंक किया तो ये आपका मॉड्यूलेट हो गया, कुछ इस फॉर्म में आपको मिल गया। देन आपके पास जो जिस तरह हमने यहाँ पे देखा है कि ये हमारे पास बैंड की कौन सी लोकेशन थी, ये हमारे पास AM बैंड एलोकेशन थी। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, इट्स FM बैंड एलोकेशन। तो जो आपके पास इसकी बैंड एलोकेशन आप देख रहे हैं 88 मेगाहर्ट्ज इट्स टू 108 मेगाहर्ट्ज। ये FC आ गया, नो स्टेशन इज 200 एंड सो ऑन।
तो अब ये देख रहे हैं कि ये 88 से 108 है, जबकि ये क्या था 530 किलोहर्ट्ज से 700 किलोहर्ट्ज है। तो ये जो आपके बैंड होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। जिस तरह आप देखें, आपने अक्सर देखा होगा AM रेडियो आपका स्टेशन होता है, FM रेडियो स्टेशन होता है, आप उसमें FM आपका आता है 99 है, 100 है, ठीक है, 101 है, 106.2 है। तो आपके डिफरेंट चैनल्स होते हैं जिसके ऊपर आप अपने चैनल को ट्यून करके सुनते हैं। तो जिस तरह हमने इसकी देखी फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, वैसे ही हम अब ये देखें यहाँ पे जो बात हो रही थी इट्स अ फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यहाँ पे क्या बात हो रही है, ये जो आपकी मॉड्यूलेशन आ रही है ये आपकी किस चीज़ की आ रही है, ये आपकी यहाँ पे आ रही है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन आ रही है। जबकि यहाँ पे आपके पास जो आ रही है ये आपके पास क्या आ रही है, ये आपके पास फेस मॉड्यूलेशन आ रही है। अब यहाँ पे आप वही सिग्नल मॉड्यूलेट कर रहे हैं जो ऑडियो सिग्नल है आपका। आप ये देख रहे हैं कि ये सिग्नल आपका ट्रांसमिट हो रहा है, ये उसके साथ ये उसकी कैरियर फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, और ये आपके पास PM, ठीक है, जो आपके पास फेस मॉड्यूलेट हो गए, जिसका फेस मॉड्यूलेट हो गए जब आप उसको सेंड कर रहे हैं, तो जो आपका फेस मॉड्यूलेट हो गए, जो आपका सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है वो आपका कुछ ये सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। और ये आपके पास वही VCO है, ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर है, ठीक है, ये आपने सेंड किया, d/dt है, ये आपके पास वो सिग्नल आ रहा है। इसका फार्मूला क्या है, अब यहाँ देखें, अब ये गौर से देखिएगा, यहाँ क्या आता 2 + 1 + b, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे B क्या, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्या आ रहा है BFM आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है BPM आ रहा है, क्योंकि वो आपके पास जो था वो आपका फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन था, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फेस मॉड्यूलेशन है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है BPM = 2 / 1 + β × B। तो लास्ट जो है, ठीक है, द टोटल बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर, यहाँ पे जो उसका की पॉइंट है, ठीक है, द टोटल बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर PM कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द बैंडविड्थ एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द, जिस तरह आपने यहाँ पे एक की पॉइंट लिया था, ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही चीज़ है। द टोटल bandwidth required for PM can be determined from the bandwidth and maximum amplitude of the modulating signal BPM = 2 × 1 + β × B। तो ये इसका की पॉइंट था। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है एनालॉग कम्युनिकेशन का, ये भी कंप्लीट हो गया, जिसको मैंने थोड़ा सा आपके लिए कह रहा हूँ कि माइट भी शायद जो है बोरिंग हो, लेकिन बोरिंग नहीं है, क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो वो बोरिंग लगेगा, आप जब उसको सेकंड एंड थर्ड टाइम पढ़ेंगे तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा। तो इंशाअल्लाह ताला इसके बाद जो हमारा चैप्टर होगा वो हम अपना ट्रांसमिशन मीडिया का करेंगे, उसमें हम अपना देखेंगे, क्योंकि उसमें चीज़ें आपकी प्रैक्टिकल हो जाएंगी इन्वॉल्व। फिर हम उसके बाद अपनी राउटिंग देखेंगे, फिर अपनी हम उसमें स्विचिंग देखेंगे, इस तरह, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ ट्रांसमिशन मीडिया का, कि आपका ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, गाइडेड मीडिया क्या होता है, आपका अनगाइडेड मीडिया क्या होता है, किस तरह यूज़ होता है। तो आप तब तक इस चैप्टर को पढ़ें, ठीक है, और इसकी जितनी क्यूरीज हैं उनको सॉल्व करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में ट्रांसमिशन मीडिया से अपने कोर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।